नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय चौहान और आप मेरे साथ देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी मेघा और आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र में सियासत में जो भूचाल आया हुआ है उसकी, और राज ठाकरे के बयान के बाद जो सियासत गरमाई हुई है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इसी के साथ साथ चर्चा ये भी करेंगे कि उद्धव ठाकरे की सरकार को बीजेपी और राज ठाकरे से कोई खतरा पैदा होने लगा है, क्योंकि जिस तरह से सांसद संजय राउत के बयान लगातार सामने आ रहे हैं उसे देखकर तो यही लग रहा है कि जिस तरह राज ठाकरे और बीजेपी नेताओं की नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं, उसके बाद से लगातार शिवसेना के कई बयान सामने आ रहे हैं और उससे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे की सरकार को खतरा पैदा होता जा रहा है। तो मेगा, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि जिस तरह से राज ठाकरे ने जो बयान दिया, सबसे पहले उस बयान की बात करेंगे। नैतिक तौर पर उस बयान को आप किस तरह से देखती हैं और क्या ऐसा बयान समाज को बांटने का काम नहीं करता है? देखिए मृत्युंजय, सबसे पहले तो बहुत ज्यादा जरूरी है अभी जो माहौल चल रहा है उस माहौल को देखना। देश में यहाँ पर एक तरफ नवरात्र की धूम है, तो वहीं एक तरफ आप देख रहे हैं किस तरह रमजान को लेकर भी तमाम जो नेता हुए वो भी सोशल मीडिया पर जो है एक संदेश जारी कर रहे हैं, सबको मुबारकबाद दे रहे हैं। तो एक देखिए बेहद प्यारा सा माहौल है और इस माहौल के बीच में राज ठाकरे का एक बयान सामने आता है। मस्जिदों में लाउड स्पीकर को लेकर वो बयान देते हैं। चलिए मान लीजिए कि आपको मस्जिदों में लाउड स्पीकर से जो आवाज आती है उस आवाज से दिक्कत है, लेकिन इस दिक्कत का आप समाधान क्या बता रहे हैं कि हम भी लाउड स्पीकर लगा देंगे और हनुमान चालीसा बजवाएंगे। तो आप इस चीज को समझिए, मतलब एक आपको उस धर्म की आवाज से दिक्कत है, तभी तो आप हनुमान चालीसा को लाउड स्पीकर लगवाकर मस्जिदों के बाहर बजवाने की बात कर रहे हैं। मतलब यही आप समाज को बांटने का काम करते हैं। आप अगर ये कहते कि देखिए इसे लेकर कोई कानून बनाया जाए या कोई नियम बनाए या सरकार कुछ कदम उठाए तो समझ में आता है। मतलब आपको जो है अजान की आवाज से प्रॉब्लम है, आप चाहते हैं कि उसके उसके बदले अब हम उसको टक्कर देने के लिए हनुमान चालीसा बजवाएं। तो देखिए देश में मैं हमेशा ये कहती हूँ, अक्सर डिबेट्स में भी मैंने ये बात कही है, मैं आज भी अपना वो पक्ष रखना चाहूंगी कि जो आम जनता है उन्हें हिंदू मुस्लिम नहीं करना, लेकिन हमारे ये जो नेता हैं इनकी राजनीति हिंदू मुस्लिम से आगे बढ़ती ही नहीं है, क्योंकि ये जानते हैं जब तक हिंदू मुस्लिम करेंगे इसी की आग में अपनी सियासी रोटियां सेकेंगे। तो राज ठाकरे का ये बयान बेहद निंदनीय और बेहद तुच्छ है। इस बयान की फिलहाल ना तो जनता को जरूरत है, ना भारत की राजनीति को जरूरत है, और ना ही भारत का नागरिक इस तरह के बयान सुनना चाहता है। ना ही भारत का नागरिक इस तरह के बयान सुनना चाहता है, लेकिन उसके बाद जैसे देखा गया ये बयान सामने आता है, लगातार विपक्षी दलों की प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं और उसके बाद देखा गया कि बीजेपी नेताओं की नजदीकियां राज ठाकरे से बढ़ने लगती हैं। तो क्या हम ये माने कि राज ठाकरे के बयान का समर्थन कर रही है बीजेपी, या फिर जिस तरह से अभी कुछ वक्त पहले देखा गया जो कांग्रेस महाविकास अघाड़ी की जो सरकार है वहां पर गठबंधन की, उसके जो कांग्रेस के विधायक हैं जिस तरह से उन्होंने बागी तेवर दिखाया और उन्होंने ये चेतावनी दी कि उन बीजेपी उनके लगातार संपर्क में है, तो क्या इसका फायदा उठाना चाहते हैं राज ठाकरे और नितिन गडकरी जैसे नेता उनसे मिलने जाते हैं? क्या जो सियासी माहौल वहां बन रहा है उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी अपना फायदा खोज रही है? देखिए मृत्युंजय, अब भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से विस्तार कर रही है, दरअसल विस्तृत हो चुकी है, लेकिन अभी भी जिस तरह से अपना विस्तार कई और राज्यों में करने की कोशिश कर रही है, जैसे राजस्थान हुए या दिल्ली हुई, उसके आधार पर ये बात तो आप समझ चुके हैं कि आज भी भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं हिंदुत्व के तले ही होती है। आज भी ये लोग जो है हिंदुत्व का मोर्चा अपने हाथ में लेकर ही आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश की भी बात करें तो यहाँ पर भी काफी ज्यादा हिंदुत्व पर जोर दिया गया और कट्टरवादी हिंदुत्व की छवि ये जो भारतीय जनता पार्टी की है। अब राज ठाकरे ने जो बयान दिया, मैंने आपको बताया ना, जब तक अजान की लाउडस्पीकर वाली आवाज से दिक्कत थी तब तक तो बयान समझ में आता है, लेकिन उसके बाद जब आप कहते हैं कि हम हनुमान चालीसा बजवा देंगे, तो मतलब आप क्या कर रहे हैं? आप एक हिंदू कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे ये हैं। हिंदू कार्ड तो बहुत वक्त पहले शिवसेना भी खेला करती थी और शिवसेना की जो मानसिकता थी वो भी बीजेपी जैसी थी। अब सरकार बनानी थी तो कांग्रेस के साथ चले गए, तो बीजेपी को आज जिस तरह से शिवसेना कह रही जी। हाँ, तो देखिए मृत्युंजय, यही मैं आपको बता रही थी कि शिवसेना की जो आज भी छवि है, आप भी जानते हैं कि कट्टर हिंदूवादी टाइप पे इसी तरीके के बयान जो है शिवसेना की तरफ से भी नेताओं द्वारा भी दिए गए हैं पहले, और अब राज ठाकरे ऐसा ही बयान दे रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को कुछ तो करना है ना,
तो अब राज ठाकरे ने बयान दे दिया और भाजपा को मौका मिल गया कि उनके बयान का चलिए समर्थन कर देते हैं और अपने आप को 1% ज्यादा हम हिंदूवादी दिखा देते हैं। तो कुछ ऐसा ही करने की जद्दोजहद में भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। आप देखिए जिस तरह नितिन गडकरी मुलाकात करने पहुंचते हैं और उसके बाद कहते हैं जी हम तो घर देखने आए थे। अब यहाँ पर राज ठाकरे कह रहे हैं कि मैं तो अयोध्या जा रहा हूँ, अयोध्या का दौरा करने, मुझे रामनगरी अयोध्या के दर्शन करने हैं। वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश जैसा जो विकास है वही विकास महाराष्ट्र में होना चाहिए। तो अचानक से क्या ऐसा हो सकता है कि महाराष्ट्र की सरकार गिराने की कोशिश की जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से डैमेज कंट्रोल करने के लिए पहुंचे थे गुलाम नबी आजाद कुछ वक्त पहले और G23 के वो नेता हैं, वो लगातार पार्टी में बदलावों की मांग भी करते रहे और जिस तरह से कई विधायकों ने सोनिया गांधी से मुलाकात करने की बात कही और वो शरद पवार से मिलते हैं, तो क्या ये ऐसा हो सकता है कि जो इस वक्त महाविकास अघाड़ी में जिस तरह से अंतरकला है बीजेपी और राज ठाकरे उसका फायदा उठाना चाह रहे हैं, महाराष्ट्र में चाहते हैं कि बाकी 3 दलों को किसी तरह से हटाकर अपनी एक सरकार वहां पर बनाई जाए और जो दूसरे दल हैं वहां से विधायकों को तोड़ा जा सके? देखिए मृत्युंजय, आपने सवाल मुझे पूछा कि क्या सरकार गिराने की वहां पर देखिए भारतीय जनता पार्टी क्या कोशिश कर सकती है, तो मेरा जवाब ये है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार गिराने की वहां पर कोशिश क्यों नहीं करेगी। और ये पहली बार नहीं है जब महाराष्ट्र की सरकार पर टूटने का खतरा मंडराया हो। इससे पहले भी ऐसा हो चुका है। ऐसी अफरा तफरी बीते 1-2 साल में 1-2 बार वहां मच चुकी है। जब ऐसा लगा था कि मानो जो है सरकार यहाँ पर गिर ही जाएगी, तब शरद पवार सामने आए थे। उन्होंने इस तरह की कई दलीलें पेश की थी कि नहीं देखिए महाराष्ट्र सरकार में सब कुछ ठीक है। देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है गैर भाजपा कई राज्यों में ऐसी कोशिशें कर चुकी है, मध्य प्रदेश में सफल भी हुई है। यहाँ पर राजस्थान में भी आप जानते हैं जब गहलोत वर्सेस पायलट की लड़ाई देखने को मिली, तब यहाँ वसुंधरा राजे को एक्टिव करने के निर्देश मिल गए थे आलाकमान से कि आप एक्टिव हो जाइए और यहाँ पर सियासी समीकरणों को साधने की कोशिश कीजिए कि भाजपा हो सकता है पलटफेर हो जाए और सरकार में आए। तो जहां पर भी सरकार के अंदर खटपट होती है, भारतीय जनता पार्टी वहां ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाती है और वही एक्टिवनेस यहां देखने को मिल रही है, क्योंकि फिलहाल राज ठाकरे संकेत भी दे रहे हैं। आप भी जानते हैं शिवसेना को मजबूत करने में राज ठाकरे का कितना बड़ा योगदान रहा है। हालांकि वो बात अलग है, जब यहां पर पद मिलने की बारी आई या कमान मिलने की बारी आई तो उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। तो आज अगर वो चाहते हैं, देखिए हर नेता की महत्वाकांक्षा यही है कि उसका राजनीतिक कद बढ़ रहे, चाहे वो यहाँ पर राज ठाकरे हो या ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या सचिन पायलट हो। तो नेता बहुत ही कम है जिनको जो है मतलब जनता के विकास से पड़ता है, जिनको मतलब जनता के विकास से पड़ता है। एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगा मेघा आपसे। बात यह है कि बीजेपी लगातार देखिए चुनाव 5 में से 4 राज्यों में चुनाव जीत चुकी है, उसके बाद कांग्रेस पार्टी जैसे एक बैकफुट पर नजर आ रही है और अगर यहाँ पर महाराष्ट्र में एक बार को मान के चलें कि सरकार पर संकट मंडरा जाता है, सरकार गिरने की स्थिति में आ जाती है, उसको लेकर बीजेपी का क्या स्टैंड रहने वाला है? क्योंकि अभी गुजरात विधानसभा चुनाव भी होने हैं, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव भी होने, तो उसको लेकर फिर कांग्रेस पार्टी के पास क्या रणनीति है? जो 25 विधायक इस वक्त ये कह रहे हैं कि बड़े नेता उनकी बात नहीं सुनते, उन्हें नजरअंदाज किया जाता है, जो बड़े नेता हैं उनको लगातार नजरअंदाज करते आ रहे हैं, उनकी जो नाराजगी है उसको लेकर और आगे वाली रणनीति को लेकर कांग्रेस पार्टी क्या करने वाली है? देखिए मृत्युंजय, जब बात होती है कि कांग्रेस आलाकमान के पास, हाईकमान के पास जो विधायक हैं वो शिकायत लेकर जा रहे हैं, तो देखिए शिकायत तो हमेशा लेकर जाते हैं। शिकायत लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी गए थे, शिकायत लेकर सचिन पायलट भी गए थे। लेकिन कांग्रेस में सबसे बड़ी खामी ये है कि यहाँ पर शिकायतें सुनने वाले तो लोग हैं लेकिन उनका समाधान करने के लिए कोई नहीं है। फिलहाल यहाँ पर आपने बात की रणनीति की, तो देखिए आज अगर देश के सबसे पुराने संगठन का हाल ये हुआ है कि वो संगठन दिशाहीन हो चुका है, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यही तो है कि पार्टी के पास कोई प्लान ही नहीं है। तो प्लान क्या है? मुझे तो फिलहाल कोई प्लान नजर नहीं आ रहा है, लेकिन एक संदेश या एक सलाह यहाँ पर जरूर कांग्रेस पार्टी को देना चाहेंगे कि जरूरी है कि संगठन में बदलाव कीजिए। जो विधायक आपके पास शिकायत लेकर आए हैं उन शिकायतों को सुनिए और यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है कि अब सोनिया गांधी जो अंतरिम अध्यक्ष पद को संभाल रही हैं वो उस पद पर रहते हुए कुछ कड़े फैसले ले, क्योंकि फैसले लेने की ही कमी है जो कांग्रेस में दिखाई दे रही है। रणनीति तो फिलहाल कुछ है नहीं, लेकिन वक्त अभी है। अभी आप जो है बाजी, क्योंकि हाथ से देखिए फिसली नहीं है, अभी जस्ट नींव हिलना शुरू हुई है, अभी पूरा वक्त है कांग्रेस पार्टी के पास। अभी उतनी खराब परिस्थिति नहीं है कि जी रात को 10 बजे आपको खबर आएगी कि महाराष्ट्र सरकार गिर गई, ऐसा कुछ बदलाव वहां नहीं होने वाला है। लेकिन उस पोजीशन तक आप बात को पहुंचने ही मत दीजिए, उससे पहले ही लगाम कसिए। उस पोजीशन तक बात को पहुंचने मत दीजिए, उससे पहले ही लगाम कस लीजिए और
बिल्कुल सही कहा मेघा ने कि अभी कांग्रेस पार्टी के पास वक्त है। जिन विधायकों की नाराजगी देखने को मिल रही है उन्हें रोका जा सकता है, उनकी नाराजगी दूर की जा सकती है और पार्टी आलाकमान ही, पार्टी नेतृत्व ही इस चीज को ठीक कर सकता है। अभी फिलहाल देखना होगा कि राज ठाकरे और बीजेपी के पास क्या विकल्प बचते हैं और जिस तरह से अंदर खाने खिचड़ी पक रही है उसका नतीजा क्या निकल कर आता है। आने वाला वक्त जरूर बताएगा कि महाराष्ट्र की सियासत अब क्या नया मोड़ लेने वाली है। तब तक के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।